रमेश बहुत मेहनती था। उसकी एक जनरल स्टोर की दुकान थी। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। घर में उसकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे थे, जिनका नाम उसने बड़े प्यार से गुड्डू और गुड़िया रखा था। गुड्डू 14 साल का था, गुड़िया उससे 1.5 साल छोटी थी। वो सब मिलकर रविवार के दिन बाजार जाते और जरूरत का सारा सामान ले आते। एक बार, पापा मुझे चिप्स खाना है। मुझको तो अंकल चिप्स ही अच्छा लगता है। हाँ भाई, ले लेना। रमेश ने दोनों बच्चों को चिप्स के एक पैकेट दिलवा दिए। वो बड़ी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। रमेश दिन भर अपने काम पर रहता और सुनीता बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने घर के काम निपटाकर घर के पीछे लगे बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल करती। एक बार रमेश जैसे ही घर आया, पापा चलो ना, आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। आज कोई सब्जी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा था कि हम आज बाहर ही खाने चलेंगे। चलो भाई, जब सबकी इच्छा है तो आज बाहर ही खाकर आते हैं। पापा आप मुझे पहले अंकल चिप्स लाकर दो ना। तुम मेरा बैग लेकर आओ। गुड़िया झट से पापा का बैग ले आई। मुझे मालूम था कि ये चटोरी लड़की जरूर चिप्स मांगेगी, इसीलिए मैं पहले ही ले आया। पापा मैं चटोरी नहीं हूँ। सब मिलकर बाहर रेस्टोरेंट में खाने गए। रमेश को बच्चों और पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन, सुनीता, लगता है हमारे बिजनेस को किसी की नजर लग गई है। क्यों, क्या हुआ? आजकल हमारे बगल में ही एक बहुत अच्छी दुकान खुल गई है। सारे ग्राहक वहीं से सामान ले जाते हैं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर तुम पता करो कि क्यों सारे लोग हमारी दुकान से सामान नहीं ले रहे हैं। अरे, एक दिन एक बच्चे ने हमारी दुकान से फ्रूटी खरीद कर पिया और उसे फूड पॉइजन हो गया। बच्चा तो बच गया, पर हमारी माल की क्वालिटी को लेकर उन्होंने शिकायत कर दी है। जांच जब तक पूरी होगी तब तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा मत कहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। रमेश बहुत परेशान लग रहा था। एक बार बदनामी का दाग लग जाता है तो ग्राहक दुकान बदल देते हैं। उसका काम धीरे धीरे ठप हो रहा था। भाग दौड़ करके भी वो अपनी दुकान बचा नहीं पाया। अंत में दुकान में ताला लग गया। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने से बच्चों का एडमिशन पास के ही सरकारी स्कूल में करवाना पड़ा। एक दिन जब वो बहुत परेशान था, पापा हमारा स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। हमारा पुराना स्कूल ज्यादा अच्छा था। हाँ पापा, सच में मुझे भी स्कूल में जाने का मन नहीं करता। मेरे स्कूल में सारे फ्रेंड्स पैसे लेकर आते हैं, पर मम्मी हमें आजकल पैसे भी नहीं देती है। धीरे धीरे इसी तरह 2 साल बीत गए। घर में फांकों की नौबत आ गई। एक दिन रमेश बहुत उदास था। अपनी मजबूरी पर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, जिनको छुपाने के लिए वो अपने घर के पीछे बने बगीचे में चला गया। वो बगीचे में बेचैनी से टहल रहा था। तभी उसने देखा कि केले के पेड़ से एक केला गिर पड़ा। उसने पेड़ की तरफ नजरें उठाई तो लगा कि पेड़ का हर केला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। तुम मेरा चिप्स क्यों नहीं बनाते? केले के चिप्स? हाँ। अगर मैं इन केलों का चिप्स बना सकूं तो शायद कुछ काम बन जाए। रमेश ने पेड़ से कुछ केले तोड़ लिए और घर में आकर उसे छील काट कर कहाड़ी में तेल डालकर चिप्स की तरह तल दिया। उसके ऊपर काला नमक और चाट मसाला डालकर, गुड्डू, गुड़िया, जल्दी आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। पापा ये तो गोल वाले चिप्स हैं। खाकर देखो कैसे हैं। बच्चों ने जैसे ही चिप्स मुंह में डाला, वाह पापा, ये तो बहुत मजेदार और टेस्टी है। बच्चों, आपको पता है इस केले के चिप्स में बहुत ज्यादा आयरन होता है। और आपको पता है ना कि आयरन हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। माँ, मेरे टिफिन में भी आज यही दे देना। मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। माँ, मेरे टिफिन में भी। रमेश और सुनीता ने उनके टिफिन में केले के चिप्स दे दिए। स्कूल से वापस आकर, पापा मेरे फ्रेंड्स को चिप्स बहुत पसंद आए, हमें रोज टिफिन में यही दे दिया करो। क्यों ना इसी चिप्स को ही मैं अपना धंधा बना लूं? उस दिन वो सब्जी मंडी जाकर बहुत सारे केले खरीद लाया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर ढेर सारे चिप्स बनाए।
रमेश ने उसे रंगीन पैकेट्स में पैक कर दिया और सुनीता घर घर जाकर उन्हें बेच आई। धीरे धीरे उनके चिप्स लोगों को पसंद आने लगे, डिमांड बढ़ गई। तब बड़े बड़े कारोबारियों से केले लेने होंगे, मैं आज जाकर बात करता हूँ। कुछ सालों में ही उनका काम बढ़िया चल निकला। उन्हें चिप्स बनाने के लिए एक किराए की जगह लेनी पड़ी। धीरे धीरे काम ने जोर पकड़ लिया, आर्थिक स्थिति सुधर गई। अब तो उन्होंने काम के लिए बहुत सारे आदमी भी रख लिए थे। बच्चे अपने पुराने स्कूल में पढ़ने लगे। 4 साल में उन्होंने बहुत तरक्की की। अब हमें चिप्स बनाने के लिए किराए की जगह छोड़कर अपनी खुद की जगह ले लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। एक बड़ा घर खरीद लेते हैं और उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। साथ में ही चिप्स के लिए बड़ी सी जगह भी देख लेंगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको अलग कमरा चाहिए होता है। कुछ दिनों में ही उनके पास गाड़ी, बंगला सब हो गया। अब तो वो लोग बहुत अमीर हो गए थे। पैसे की चमक ने बच्चों पर भी पूरा प्रभाव डाला था। रोज उनकी शाम क्लब और पार्टियों में ही बीतने लगी। एक दिन सुबह सुबह, गुड्डू, गुड़िया, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। मम्मी, शाम को बात करते हैं, अभी कॉलेज के लिए देर हो रही है। मॉम, आज मुझे रात को आने में देर हो जाएगी, मेरी फ्रेंड का जन्मदिन है। सुनीता चुप रही और उसे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। ज्यादा पैसे की चमक दमक में कहीं बच्चों के कदम बहक न जाएं। तुम इन्हें थोड़ा कंट्रोल करो। सुनीता, तुम्हें याद है जब हमारी दुकान बंद हो गई थी, तब हमने 2 साल के लिए कितनी मुश्किलें झेली थी। अब तो बच्चों को चैन से जीने दो, चिंता क्यों करती हो? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। चलो देखा जाएगा, सब ठीक ही होगा। सुनीता, कल तैयार रहना, जरा अपना पुराना घर देखकर आते हैं। हाँ चलो, बहुत दिन हो गए हैं। दूसरे दिन सुबह बच्चों के कॉलेज जाने के बाद दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर पुराने घर की तरफ चल पड़े। 1 घंटे में वो लोग वहाँ पहुँच गए। दोनों घर के बाद बगीचे की तरफ चले गए। वहाँ जाकर सुनीता के आंखें भर आई। मेरा आधे से ज्यादा समय इसी बगीचे में ही निकलता था। कितना वीरान हो गया है ये। तुम एक माली यहाँ भी क्यों नहीं रख देते हो? रखा था, पर कोई टिकता ही नहीं है, बहुत पैसा मांगते हैं। घूमते घूमते वो दोनों उसी केले के पेड़ के पास से निकले। अरे देखो, ये पेड़ भी कैसा सूख गया है, इसको कटवा ही देते हैं। तभी ऊपर से एक सूखा हुआ केला तपाक से नीचे गिर गया। और रमेश, तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, पर अपनी जड़ों को भूल गए हो। याद करो, जब तुम उस समय परेशान होकर बगीचे में घूम रहे थे, तब मैंने ही तुम्हें चिप्स बनाने का आइडिया दिया था, जिसकी वजह से आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो और आज मुझे ही कटवाने की सोच रहे हो। मत भूलो कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरी ही वजह से है। मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच अपनी जड़ों को भूल गया था। मैं इस बगीचे को फिर से वैसा ही बना दूंगा, तुम मुझसे नाराज मत हो। दूसरे ही दिन रमेश अपने साथ बहुत सारे मजदूर लेकर आया और पूरे बगीचे को खुदवाकर वहाँ ढेर सारे केले के पेड़ लगवा दिए और 2 माली रख दिए। अब तो नाराज नहीं होना? सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब से कभी भी धन दौलत के नशे में अपनी जड़ों को मत भूलना, तभी एक सफल इंसान बनोगे। रमेश उसके बाद से हर रविवार को पूरे परिवार के साथ अपने पुराने घर में जाकर केलों को पानी देता, उनके साथ बातें करता। अब उनका जीवन पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया था। जादुई चिप्स ने उन्हें बहुत ऊपर पहुंचा दिया था। बहुत साल पहले की बात है। एक यशवंत सिंह नाम का नौजवान नौकरी की तलाश में परदेश जाने के लिए चल पड़ा। उस समय यातायात के साधन बहुत कम उपलब्ध थे। वह पैदल ही चला जा रहा था। मंजिल दूर थी, लेकिन पहुंचना मजबूरी थी। चलते चलते वह एक नदी के पास पानी पीने के लिए पहुंच गया। उसने पानी पिया और सोचने लगा, मैं इतने दूर के सफर में अकेला ही जा रहा हूँ। काश मेरा कोई साथी होता तो सफर बातों बातों में कट जाता। इतने में उसे कुछ दूरी पर एक केकड़ा नदी के किनारे दिखाई पड़ा। उस केकड़े के पीछे से एक बड़ा अजगर आ रहा था। वह केकड़े को खाने जाना चाहता था। यशवंत तेजी से दौड़ा और उसने केकड़े को उठा लिया।
और पत्थर से मारकर अजगर को भगा दिया। केकड़े की जान बच गई। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं आपकी मदद के लिए सदैव तैयार रहूंगा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता हूँ, अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यदि कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं। मैं अपनी खुशी से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ मेरे दोस्त। हम दोनों सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हें अपने झोले में रख रहा हूँ। तुम्हारे आसपास खाने की वस्तुएं भी हैं। जब भी भूख लगे निसंकोच होकर खा लेना। ठीक है दोस्त, अब सीधे रास्ते से ना चलकर दाहिनी तरफ वाला रास्ता पकड़ लो। वह रास्ता लंबा है लेकिन सुरक्षित रास्ता है। ठीक है मेरे दोस्त, तुम्हारी राय के अनुसार मैं इसी रास्ते से चलूंगा। चलते चलते यशवंत को एक कुटिया दिखाई पड़ी। मेरे दोस्त, क्या इस कुटिया में जाना उचित होगा? हाँ, उस कुटिया में तुम जा सकते हो। यशवंत कुटिया के पास पहुंच गया और उसे अंदर एक साधु महात्मा बैठे दिखाई दिए। उन्होंने यशवंत को अंदर बुलाया। आओ बेटा, अंदर चले आओ। महाराज, सादर प्रणाम। जीते रहो बेटा, कल्याण हो। बहुत दूर से आ रहे हो और आगे भी बहुत दूर तक जाना है। तुम ईमानदार, परिश्रमी, जीवों पर दया करने वाले और परोपकारी मनुष्य हो। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। कहिए महाराज, मैं प्रस्तुत हूँ। बेटा, ये जंगल है। यहाँ आसपास शेर, बाघ, चीते भी रहते हैं। मेरी गाय और एक बछड़े की मुझे बड़ी चिंता रहती है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक बाड़ा बना दिया जाए ताकि कोई जानवर अंदर ना आ पाए और गाय बछड़ा सुरक्षित रहें। ठीक है महाराज, मैं आपका ये काम कर दूंगा। यशवंत ने वहाँ रुककर साधु महाराज की कुटिया के बाहर बाड़ा बना दिया और साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। बेटा, तुमने मेरा बड़ा काम कर दिया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे गुरु द्वारा मेरी कुटिया में जमीन के अंदर कुछ जादुई अखरोट गड़े हुए हैं। वो कहाँ है इसकी मुझे सही जानकारी नहीं है। तुम खुदाई करके उसका पता लगा लो और अगर वे अखरोट मिल गया तो तुम्हारी किस्मत संवर जाएगी। यशवंत मन में सोचने लगा कि क्या किया जाए। इससे पहले उसके दोस्त केकड़े के कान खड़े हो गए थे। मेरे दोस्त, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। यह काम मुझ पर छोड़ दो, मैं अखरोट को ढूंढ निकालूंगा। रात्रि में साधु महाराज और यशवंत सो गए। केकड़े को भला कहाँ नींद आने वाली थी। उसने अपने किए हुए वादे के अनुसार अखरोट की खोज शुरू कर दी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसने अखरोट को खोज निकाला और एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। सुबह जब साधु महाराज और यशवंत सोकर उठे तो जादुई चमकते हुए अखरोट को देखकर चौंक गए। यशवंत बेटा, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। ये केकड़ा सचमुच तुम्हारा जिगरी दोस्त है। आज तक मैंने भी इस अखरोट को नहीं पा सका था। ये बहुत चमत्कारी है। ये कल्प वृक्ष की तरह फल देता है। ये तुम्हारी कल्पना को साकार कर देगा। ये एक जादुई अखरोट लेकर तुम अपने पास रख लो और अपने सफर को आसान बनाओ। यशवंत ने साधु महाराज को दंडवत प्रणाम किया और अपने दोस्त केकड़े के साथ परदेश के सफर के लिए निकल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद वे एक पेड़ के नीचे रुके। मुझे बहुत भूख लगी है और केकड़ा भाई तुम्हें भी लगी होगी। काश इस जंगल में कोई हमें मनपसंद खाना खिला देता तो कितना मजा आ जाता। झोले के अंदर से जादुई अखरोट ने कमाल दिखाया और सजा हुआ खाना सामने आया। ओहो, मजा आ गया। जादुई अखरोट ने खाना दे दिया। आओ दोस्त, दोनों जन मिलकर खाते हैं। इसके बाद आगे की सोचेंगे। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बड़ा स्वादिष्ट खाना है यार। तुम बड़ी कमाल की चीज हो। जादुई अखरोट को खोजे बिना माने नहीं। दोस्ती में जो भी वादा किया जाता है उसे निभाना जरूरी होता है। अब थोड़ा सा आराम करेंगे फिर आगे चलेंगे। दोस्त, तुम लंबे सफर में थक गए होगे। अब अखरोट महाराज से ही कुछ हल निकालने के लिए कहेंगे। अखरोट जी, आगे का सफर बहुत लंबा है। अगर कोई सवारी मिल जाती तो काम बन जाता। यशवंत की कल्पना के पूरे होते ही
सामने एक सफेद रंग का सुंदर घोड़ा आ गया। यह लो मेरे भाई, मुराद पूरी हो गई। चलो अब करो सवारी, बहुत दूर जाना है। यशवंत घोड़े पर बैठ गया और उसने झोला टांग लिया। केकड़े के साथ शानदार सफर की शुरुआत हुई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ समय के बाद वह परदेश पहुंच गए। वह एक सराय में रुक गए। उसका मालिक एक बदमाश था। दोस्त, यह आदमी ठीक नहीं लग रहा है। एक रात की बात है दोस्त, हमें इससे कहाँ रिश्तेदारी बनानी है। जब जादुई अखरोट और तुम्हारे जैसे दोस्त मेरे साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। सराय मालिक ने यशवंत को अच्छा खाना खिलाया और एक कमरे में सोने की व्यवस्था कर दी। साहब, आप जाकर आराम कीजिए। किसी चीज की आवश्यकता होगी तो हमें याद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। सराय मालिक वहाँ से चला गया और यशवंत खाट के ऊपर जाकर लेटने जा ही रहा था कि केकड़े ने उसे रोक दिया। दोस्त रुक जाओ, चादर को ऊपर उठाओ। अरे यार, नींद लगी है। तुम कह रहे हो चादर ऊपर उठाओ। उठाओ तो सही। यशवंत ने जैसे ही बिस्तर की चादर उठाई, उसका कलेजा कांप गया। चादर के नीचे लोहे की कई नुकीली कांटें थीं। उन कांटों पर जहर लगा था। उस पर जो भी सोता उसकी मृत्यु हो जाती। अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा! हम लोग तो गलत जगह फंस गए हैं। जादुई अखरोट, हमें यहाँ से बचाओ। यशवंत को आश्चर्य हुआ कि कोई भी हरकत नहीं हुई। उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वह झोला देखने लगा तो पूरा खाली था। पैसों के साथ जादुई अखरोट भी गायब था। उसी दुष्ट सराय मालिक ने पैसे के साथ अखरोट भी चुरा लिया। दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं अखरोट लेकर आऊंगा। हाँ दोस्त, उस जादुई अखरोट का मिलना बहुत जरूरी है। यशवंत का दोस्त केकड़ा धीरे धीरे चलते हुए सराय मालिक के कक्ष में पहुंचा। सराय मालिक चुराए हुए पैसे गिन रहा था। पैसे गिनने के बाद उसने अखरोट को देखा और उठाकर खाने की नियत से दांत के नीचे दबाया। अरे यह क्या! उसके सारे दांत टूटकर नीचे गिर गए। मुंह लाल हो गया। अरे बाप रे, मर गया रे! कोई बचाओ, कोई तो आओ रे! मेरे सारे दांत गिर गए रे! वह सब कुछ छोड़कर दर्द से छटपटाते हुए वहाँ से दूसरे कक्ष में भाग गया। तुरंत केकड़े ने जादुई अखरोट को उठा लिया और अपने दोस्त यशवंत के पास आ गया। दोस्त, सराय मालिक का बुरा हाल है। उसके सारे दांत टूट गए और वह भाग गया। अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। जादुई अखरोट, हमारे पैसे हमारे पास दे दो और हमें यहाँ से सुरक्षित निकाल दो। उसी समय यशवंत अपने केकड़ा दोस्त के साथ जादुई अखरोट को लिए बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुँच गया। वे एक राजमहल के प्रांगण में थे। एक राज्य कर्मचारी यशवंत के पास आया। आप दूसरे देश से आए हैं? हाँ, मैं एक परदेशी हूँ। आप हमारी राजकुमारी को ठीक कर दें। आपको मुंह मांगी इनाम दिया जाएगा और आपकी राजकुमारी के साथ शादी भी हो जाएगी। मैं तो... केकड़ा बीच में ही बोल पड़ा। दोस्त, हामी भर दो, राजकुमारी ठीक हो जाएगी। अखरोट है ना? हाँ हाँ, मैं राजकुमारी का इलाज करूँगा। आइए, चलिए मेरे साथ। कर्मचारी यशवंत को लेकर राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। राजकुमारी पलंग पर लेटी थी। यशवंत ने अपनी जादुई अखरोट को फिर से पुकारा। अखरोट प्यारे, राजकुमारी को ठीक कर दो, इनकी बीमारी को भगा दो। उसी क्षण चमत्कार हुआ। राजकुमारी भली चंगी हो गई और राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने तुरंत ही यशवंत का हाथ चूम लिया। राजकुमारी भी यशवंत पर मोहित हो गई। राजा ने राजकुमारी के साथ यशवंत का विवाह करवा दिया और उसे अपना आधा राज्य दे दिया। यशवंत, राजकुमारी और केकड़ा सुखपूर्वक रहने लगे। एक बार की बात है, कमलेश और सरिता लखनपुर नाम के एक गांव में रहते थे। कमलेश मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। एक दिन काम करते समय भारी सामान गिरने की वजह से उसे बहुत चोट लग जाती है। वहाँ काम करने वाले कर्मचारी उसे लेकर घर जाते हैं और तभी... अरे, ये क्या हो गया रोशनी के बापू? इतनी चोट कैसे लग गई? तभी एक कर्मचारी गांव के डॉक्टर को लेके आता है और उन्हें सारी बातें बताता है।
कुछ देर इलाज के बाद डॉक्टर कहते हैं, इनके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये सुनकर सरिता जोर जोर से रोने लगी और उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना पैसा लग जाएगा? लगभग 20 लाख। ये सुनकर सरिता सोच में पड़ जाती है कि इतने पैसे कहाँ से लाएगी। इतने में बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं और अपने पिता को ऐसे देखकर रोने लगते हैं। सरिता उन्हें समझाते हुए, बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सरिता बच्चों को दिलासा देती है और सोचती है, अब घर कैसे चलेगा? थोड़े ही पैसे हैं, उनकी भी दवाई लानी है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है, पर दवाई लाना भी जरूरी है। ऐसा सोचकर वो दवाई लेने बाजार जाती है और रास्ते में ही बाजार लगा होता है। सरिता एक सब्जी वाले को बोलती है, भैया ये सब्जी तो खराब हो गई है, क्या मैं इसे ले लूं? किसने कहा ये सब्जी खराब हो गई है? पैसे हैं तो बोलो, वरना जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आते हैं मुफ्त की सब्जी लेने। सरिता आगे जाती है तो एक और सब्जी वाला होता है। उस सब्जी वाले के पास थोड़े से आलू थे, वो भी खराब थे। वो हिम्मत करके उससे वो आलू मांगती है। उस सब्जी वाले को उस पर दया आती है और वो बोलते हैं, ले लो ये आलू। सरिता आलू लेके उसका बहुत शुक्रिया करती है। सरिता रास्ते में सोचती है, कुछ हरी सब्जी और थोड़े चावल मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। इतने में ही उसके सामने एक थैला आ जाता है और उसमें कुछ अनाज और हरी सब्जी भी होता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और सीधे घर पहुंचती है। रोशनी, अमर कहाँ हो? मैं आ गई बाजार से। रोशनी और अमर आते हैं और कहते हैं, माँ, इस थैली में क्या है? बेटा, इसमें कुछ चावल और आलू है, वो निकाल लो। माँ देखो ना, सारे आलू तो खराब है, सिर्फ ये एक आलू अच्छा है, पर कुछ अलग सा दिख रहा है। इतना बड़ा तो नहीं होता है आलू। इतने में अमर बोला, माँ, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। काश और आलू होते तो हम आलू के पराठे खा पाते। इतना कहते ही बहुत सारे पराठे सामने आ जाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं। सरिता रास्ते में हुई बात बच्चों को बताती है कि मैंने रास्ते में सिर्फ थोड़े चावल और हरी सब्जी का सोचा ही था कि इतने में एक थैला मेरे पास आ गया। कहीं ये जादुई आलू तो नहीं है? बेटा, ये जादू सच में नहीं होता है, सिर्फ कहानी में होता है। अगर तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाते तो मैं मानती ये जादू है। इतने में ही कमलेश अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और सब हैरान हो जाते हैं। माँ, मैंने कहा था ना कि ये जादुई आलू है। हाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। उसके बाद वो सब जादुई आलू से अलग अलग भोजन मंगाते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। वो जादुई आलू की मदद से कमलेश कपड़ा का व्यापार करता है और बहुत जल्द ही एक अमीर आदमी बन जाता है। कुछ समय बाद वो घर, गाड़ी आदि खरीद लेते हैं और गरीब और दुखी लोगों की मदद करते हैं। माँ, हम जादुई आलू से और बहुत कुछ मांग सकते हैं ना? चलो कुछ और मांगते हैं। हाँ हाँ माँ, चलो कुछ मांगते हैं। सरिता दोनों बच्चों को समझाते हुए बोलती है, बेटा, हमारे पास जितना है वो जीवन जीने के लिए काफी है और लालच का कोई अंत नहीं होता है। जितना आएगा हम सोचेंगे थोड़ा और आ जाए, हमें इसी में संतोष करना चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। दोनों बच्चों को बात समझ आती है और तभी गांव के कुछ लोग भाग रहे होते हैं। तो कमलेश उन्हें रोक के पूछते हैं, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ बताओ। अगर तुम्हें भी अपनी जान बचानी है तो भागो, गांव के नदी का बांध टूटने वाला है। ये सुनकर सरिता सब समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। वो तुरंत जादुई आलू को बोलती है, तुमने हमारी बहुत मदद की, अब इस गांव की तुम्हारी जरूरत है। तभी जादुई आलू एक बड़े मशीन में बदल जाता है
और बांध को टूटने से रोक लेता है। सरिता, आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बच गई। अगर तुम ये मशीन ना चलाती तो ना जाने क्या होता। ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो इस जादुई आलू का कमाल है। उस दिन के बाद से गांव में सब उसका सम्मान करने लगते हैं और सरिता उस आलू का बहुत शुक्रिया करती है और बोलती है, जादुई आलू, तुमने हमारी बहुत मदद की, इसलिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। अब तुम्हारी जरूरत किसी और जरूरतमंद को है। अब तुम अपनी जगह वापस चले जाओ। ऐसा कहते ही जादुई आलू गायब हो जाता है। वो खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।